बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं CS11 क्विज़ नंबर 3 की 110% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और उससे पहले एक चीज़ आपको बताता चलूं, बहुत सारे स्टूडेंट फाइनल टर्म की प्रिपरेशन को लेके परेशान हैं, तो मेरी बात गौर से सुन लें। अभी ये क्विज़ आया है, अभी 2 क्विज़ पीछे रहते हैं जो फाइनल टर्म के अंदर अंदर आएंगे, तो आपने ये क्विज़ लाजमी अच्छे से प्रिपेयर करके देने हैं। इनसे आपकी अच्छी खासी तैयारी फाइनल की हो जाएगी। उसके अलावा फाइनल टर्म जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ बेस होगा, जो कि मोस्टली स्टूडेंट मुझसे पूछ चुके हैं कि एमसीक्यूज़ आएंगे या सब्जेक्टिव आएंगे। तो एमसीक्यूज़ बेस होगा, आपने उस हिसाब से तैयारी करनी है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर फाइनल टर्म की एमसीक्यूज़ बेस प्रिपरेशन फ्रॉम हैंड आउट्स आपको मिल जाएंगी, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। और जो भी क्विज़ेज़ होंगे उनकी फाइल्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। चले स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गिवन जीरो कोड। जो जीरो कोड दिया हुआ है इसका पर्पस क्या है। बेसिकली जो भी जीरो कोड हो हमारे पास, उसका पर्पस यही होता है टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। यहाँ पे आप देख रहे होंगे F1 टॉप पे, ठीक है। ये F जो होता है ना, F का मतलब होता है फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। तो हम बेसिकली किसको कैलकुलेट करने के लिए जीरो कोड को यूज़ करते हैं, फैक्टोरियल, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल यूज़ करने के लिए। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसमें है कि ऑलवेज राइट अ जीरो कोड इन मैनर। हर दफ़ा आप जीरो कोड को किस मैनर में लिखते हो, तो आप उसके लिए यूज़ करते हो अनअम्बिगस। अब इस लफ्ज़ को सोच के आपने परेशानी हो ना, जो होता है ना अम्बिगस, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ। अम्बिगस का मतलब आप इस तरह से ले सकते हो, मिक्स मसाला, अचार सा, ठीक है। लेकिन जो अनअम्बिगस होता है वो क्या होता है, एक साफ़ कोड होता है, बिल्कुल शफाफ, ठीक है। तो इसलिए अनअम्बिगस कोड होता है। ये सी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। और ये जीरो कोड वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके फाइनल टर्म के लिए भी, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको इसकी जो तैयारी है वो लाजमी अच्छे से करनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम जो होता है बेसिकली उसकी डेफिनेशन आप बताओ। तो डेफिनेशन उसकी ये है, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ अनएम्बिगस एंड एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स। क्या है, एक ऐसा ऑर्डर्ड सेट, एक ऑर्डर्ड में, ठीक है, एक मैनर में जो हम तमाम एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स करेंगे उनका, ठीक है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ए ऑप्शन जो है हमारे पास ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ये आपके हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग है, कोई गूगल नहीं करना आप लोगों ने। बहुत सारे लोग गूगल करते हैं, बाद में कमेंट कर रहे होते हैं ये गलत है वो गलत है। पहले हैंडआउट्स चेक करना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 4 है हमारे पास कि कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट पास्ड इन। जो कंप्यूटर फ्रॉड और अब्यूज़ एक्ट था वो कब पास हुआ था, तो ये 1984 में पास हुआ था। ये 84 लेक्चर है आई थिंक, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। 1984 के अंदर ये एक्ट पास हुआ था। सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है। उसके बाद है हमारे पास विच वन इज़ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी का मतलब आपको पता होना चाहिए कि यूनरी ऑपरेटर का मतलब होता क्या। बेसिकली ऐसा ऑपरेटर जो सिर्फ एक आउटपुट और इनपुट पे वर्क करता हो। तो नॉट ऑपरेटर एक ऐसा सिंगल ऑपरेटर है जो क्या करता है, अगर हमारे पास एक इसकी इनपुट हो तो इसकी जो आउटपुट होगी वो ज़ीरो होती है। अगर इसकी ज़ीरो आउटपुट इनपुट हो, सॉरी, और इसकी जो आउटपुट होगी वो एक होगी, यानी कि इसमें एक ही होता है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी एक ही होता है, कोई इसमें दूसरा चीज़ नहीं होता। इसलिए हम इसको यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि व्हाट डज इट मीन फॉर एल्गोरिदम टू बी अनएम्बिगस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिदम्स, ठीक है। अभी हमने ऊपर फॉर्मल डेफिनेशन देखी थी एल्गोरिदम की, तो उसमें भी क्या था कि इट इज़ एन अम्बिगस एंड एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स। तो इसमें जो अनअम्बिगस है इसका मतलब है क्या। यहाँ पे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बहुत साफ शफाफ चीज़ जो होती है उसको अनअम्बिगस कहते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द स्टेप्स दैट आर क्लियर एंड हैव अ यूनिक इंटरप्रिटेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, अनअम्बिगस। बी ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन। उसके बाद है विच की वर्ड इज यूज इन पैथन कन्वेंशन टू अनाउंस द टाइटल ऑफ जीरो कोड यूनिट रिप्रेजेंटिंग अ प्रोग्राम यूनिट। आप जब पैथन की लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हो उसमें कौन सा टाइटल ऑफ अ जीरो कोड यूनिट यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसको अनाउंस करने के लिए जो कोड यूज़ किया जाता है और कीवर्ड यूज़ किया जाता है वो कौन सा है। तो इसके लिए हम डेफ का जो कोड है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये पैथन के अंदर आ जाता है, ठीक है। अगर ADA की बात की जाए,
ADA भी एक लैंग्वेज है, वो भी इसी के साथ वहाँ पे MCQs दिया हुआ है हैंडआउट्स में, ठीक है। ADA की बात आ जाए तो उसमें जो हम यूज़ करते हैं वो होता है टास्क, ठीक है। वो आगे बात आएगी, ठीक है, वो आगे मैं आपको मज़ीद समझाऊंगा, आगे एक क्विज आएगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द रूल ऑफ गेटिंग योर फुट इन द डोर इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। जो ये आपका लफ्ज़ है गेटिंग योर फुट इन द डोर, इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में क्या रूल है? तो इट प्रिवेंट्स डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, ठीक है। ये क्या करता है, बचाता है, अवॉइड करता है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू हैंडआउट्स बिल्कुल राइट आंसर लगाए हुए हैं, ठीक है। आपने टेंशन नहीं लेना आंसर को लेके, क्योंकि इन पे टाइम लगा है मुझे, लेकिन एक चीज़ आपको दे रहा हूं जो कि बिल्कुल 110% क्लियर है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट टेक्निक इज़ यूज्ड बाय स्पैम फिल्टर्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिज़ायरेबल ईमेल्स एंड स्पैम। स्पैम फिल्टर बेसिकली कौन सी टेक्निक यूज़ करता है ताकि वो डिस्टिंग्विश कर सके डिज़ायरेबल ईमेल्स और स्पैम में? तो इसके अंदर बेसिकली होती है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग होती है, और मशीन लर्निंग में क्या होता है, लर्निंग थ्रू आर ट्रेनिंग प्रोसेस, यानी कि वो जैसे 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 काम कर रही होती है वैसे वैसे साथ साथ सीख रही होती। जैसे कि आपकी चैट जीपीटी मॉडल है, ये भी एक मशीन लर्निंग मॉडल है, इसी तरह का वो फिल्टर मॉडल है, और उसमें क्या होता है कि वो लर्निंग करता है जैसे जैसे वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन 10 है कि व्हाट डज द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस 2007 इन पाकिस्तान एम टू एड्रेस। जो इलेक्ट्रिक ऑर्डिनेंस था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस, नेम से जाहिर कर रहा है क्या करता है कि ये एक ऐसा लॉ बनाया गया था जो क्या करता था, इलेक्ट्रॉनिक की जो चीज़ें थी उनसे प्रिवेंशन करवाने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो होते थे उनसे बचने के लिए ये कानून था, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास क्विज नंबर 1 है, सेकंड क्विज है ये। क्वेश्चन 1 है विच मैथमेटिशियन प्रेजेंटेड लूजली डिफाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज इन 1947। 1947 के अंदर डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग फेजेस जो थे 4, वो किस मैथमेटिशियन ने प्रोवाइड किए थे? तो जे पोलिया था जिसने प्रोवाइड किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये 4 क्वेश्चन वही थे जिसमें वो बताता है कि पहले प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो, फिर उसको डिफाइन करो, फिर उसके पॉसिबल जो भी आउटकम्स है उनको देखो, फिर उसका सोल्यूशन देखो, ठीक है। इस तरह के 4 उसके फेजेस थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है व्हाट आर द 3 आर्टिकल्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ अ लूप स्ट्रक्चर। लूप स्ट्रक्चर के अंदर जो 3 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो आपको पता है एक लूप स्ट्रक्चर के अंदर ये 3 होती हैं, इनिशियलाइज करना, दैन टेस्ट करना, दैन उसको मॉडिफाई करना। तो एक डब्बा बना हुआ है उसी लेक्चर के अंदर, उसमें इन तीनों चीज़ों की ये भी बताया हुआ है कि जो इनिशियलाइज है वो क्या करता है, टेस्ट क्या करता है, मॉडिफिकेशन क्या होती है। तो वो डब्बा भी आप लोगों ने लाजमी करना है। मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कंप्लीट डिटेल के साथ, ठीक है। उसके बाद है लेट अनसॉर्टेड लिस्ट फ्रेड एलेक्स डियाना ब्रेड एंड कैरल विच वन विल बी दी सॉर्टेड एट लास्ट। ये एक अनसॉर्टेड लिस्ट है, ठीक है। क्या मतलब है अनसॉर्टेड का? मतलब ये है कि इसको सबसे पहले हमने सॉर्ट करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अगर आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इसको सॉर्ट करोगे तो एलेक्स पहले नंबर पे आएगा, बैरोन दूसरे पे आएगा, कैरोल तीसरे पे आएगा, डियाना चौथे पे आएगा, और एफ जो कि 5वें पे आएगा। और हमने क्या करना है, हमने सबसे लास्ट सॉर्टेड जो चीज़ होगी वो हमने बताना है। तो फ्रेड जो है ये सबसे एंड पे सॉर्ट किया जा रहा है ड्यू टू अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न, सो इट्स अ 1 ओवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन 4 है, ठीक है। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं, ठीक है। द इम्परेटिव पैराडियम आल्सो नोन एज द पार्टिकुलर मशीन। अब सबसे पहले गौर से सुन लें, जितने भी पैराडियम के टॉपिक्स हैं आपको रट्टे होने चाहिए, बस आपके पेपर में आने हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैंने उन्होंने क्या पूछा है, इम्परेटिव पैराडियम इज आल्सो नोन एज द पार्टिकुलर मशीन। तो ये बेसिकली क्या होता है, प्रोसीजरल पैराडियम हम इसको बोलते हैं। इम्परेटिव पैराडियम को हम क्या प्रोसीजरल पैराडियम बोलते हैं। इसमें बेसिकली हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते लेकिन उनका सोल्यूशन निकाल लेते हैं कि इसका ये सोल्यूशन होगा और इसको इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व नहीं करते। उसके बाद है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम। अब नाम से जाहिर कर रहा है कि सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम। सीक्वेंशियल का मतलब होता है एक तरतीब से ऑर्डर लिस्ट में सर्च करना, ठीक है। तो इसका प्राइमरी गोल क्या है, सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू, सर्चिंग फॉर अ स्पेसिफिक टारगेट वैल्यू। डी ऑप्शन हमारे पास इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन 6 है हाउ मेनी टाइम्स विल बी द लूप इन द एग्जाम्पल
बिलो एग्जीक्यूट। अभी गौर से सुनना है, लेक्चर नंबर 100, ठीक है, उसमें आपको इटरेशन से रिलेटेड पूरी चीज़ मैंने समझाई है, पूरा एक लेक्चर पूरे एक ही टॉपिक पे बना हुआ है, ठीक है। लेकिन उसका जो छोटा सा जुगाड़ है वो आपको पता होना चाहिए। आपने जब इस तरह का वो बोले कि कितने टाइम्स लूप जो है ना वो एग्जीक्यूट करेगा, जस्ट आपने यहाँ पे ये जो व्हील वाला होगा इस पर आपने देखना है कि वहाँ पे कितनी वर्डिंग लिखी हुई है। लाइक जैसे यहाँ पे अभी 5 लिखा हुआ है, अगर 5 लिखा हुआ है तो जस्ट आपने 5 पर क्लिक कर देना है कि 5 टाइम्स ही ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे 7 लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, 7 पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जस्ट इतना आपने याद रखना है और कुछ भी इसमें लॉजिक नहीं है, ना कोई रॉकेट साइंस है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सदियों से चले आ रहे हैं, ठीक है। फ्लॉट सीजीपीए कितनी है, 3.5 है। फ्लॉट सीजीपीए का मतलब है कि जो स्टूडेंट है उसकी सीजीपीए कितनी है, 3.5 है। और हमारे पास कंडीशन क्या है, हम स्कॉलरशिप देना चाहते हैं लेकिन हमारे पास कंडीशन ये है कि जो भी स्टूडेंट हो उसकी जो सीजीपीए हो वो 3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऊपर देखें स्टूडेंट की सीजीपीए कितनी है, 3.5। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो फंक्शन है। अगर तो हमारी सीजीपीए ज़्यादा है तो हम उसको क्या करेंगे, गिव स्कॉलरशिप। अगर थोड़ी तो हम क्या उससे सॉरी कर लेंगे। तो जनाब अगर आप इसको अच्छे से देखो तो हमारे स्टूडेंट की जो सीजीपीए वो कितनी है, 3.5 है। सो हम इसको क्या करेंगे, स्कॉलरशिप दे देंगे। अभी इस तरह का क्वेश्चन एक और भी आएगा और उसमें भी मजीद आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन 8 है कि व्हाट डज द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम ऑर्डिनेंस 2007 में पास हुआ था पाकिस्तान में, उसका मेन एम क्या था, तो उसका एम था कि प्रिवेंट किया जाए इलेक्ट्रॉनिक क्राइम से। सी ऑप्शन हमारे पास जो है इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन 9 की तरफ जाए तो यहाँ पे हमारे पास उन्होंने पूछा इफ़ टारगेट वैल्यू इज इक्वल टू टेस्ट एंट्री, ठीक है, इन द अबव कंडीशन। ये जो डबल यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, इक्वल टू, तो इसका मानी इक्वल टू ही आता है। ये इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। ये यहाँ पे पता नहीं क्यों इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर लग गया है, ये नहीं, ठीक है। यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर जो है ना, डी ऑप्शन हमारे पास, ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये इक्वल टू का जो पूरा ऑपरेटर आता है उसका ये साइन है, उसका सिंबल है, ठीक है। ये आपके जो ऑपरेटर वाला चैप्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हाई इज़ दी इनिशियलाइजेशन स्टेप इंपॉर्टेंट इन अ लूप कंट्रोल। अभी मैं आपको ऊपर बताया था कि लूप कंट्रोल के अंदर 3 स्टेप है, इनिशियलाइज, टेस्ट एंड मॉडिफाई। तो सबसे पहला जो इनिशियलाइजेशन का टेस्ट है यानी कि स्टेप है पहला, उसका इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं आपको बताया था कि डब्बा है उसमें उन तीनों का थोड़ा थोड़ा बताया होता है। ये डब्बे में से उठाया इन्होंने। इसका हमारे पास पर्पस क्या होता है, इट इस्टेब्लिशेस अ स्टार्टिंग कंडीशन दैट विल बी मॉडिफाइड टुवर्ड द टर्मिनेंट कंडीशन, ठीक है। ये क्या करता है, एक ऐसी कंडीशन इस्टेब्लिश करता है जो कि मॉडिफाई की जाती है टुवर्ड द टर्मिनेशन कंडीशन, ताकि उस पूरे जो लूप है उसको टर्मिनेट भी किया जाए, टर्मिनेशन कंडीशन की तरफ लेकर जाया जाए। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्विज़ है, क्विज़ नंबर 3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास है कि व्हाट एक्सप्लेन्स द रूल ऑफ टेक अ सिप ऑफ टी, ठीक है, टेक अ सिप ऑफ टी स्टेप इन द कंटेक्स्ट ऑफ एल्गोरिदम फॉर मेकिंग अ कप ऑफ टी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल प्रोसेस। तो हमारे पास यहाँ पे जो रूल है टेक अ सिप ऑफ टी, इसका जो अल्गोरिदम के अंदर जैसे कि हम एक कप ऑफ टी बनाते हैं उसके अंदर इसका क्या किरदार अदा है और इसका जो ओवर प्रोसेस है उसमें इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये हमने बताना है। तो इट इज़ इररिलेवेंट टू दी टी मेकिंग अल्गोरिदम। तो जनाब जो चाय पीना है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल इररिलेवेंट चीज़ है चाय बनाने के। जो चाय बनाने का एल्गोरिदम अगर आप लोगों से पूछा जाता है, ये पहले तो आता था शॉर्ट में, लॉन्ग में आ जाता था, लेकिन अभी क्योंकि शॉर्ट लॉन्ग होने नहीं है तो इजीली आपको पता होना चाहिए कि चाय बनाने का प्रोसेस जो एल्गोरिदम है वो अलग है और चाय पीने का अलग है। जैसा कि कहते हैं कहते हैं ना चाय पीने का स्वाद ही अलग है, तो बस वही चीज़ आप समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द प्रोवाइडेड जीरो कोड, ठीक है। जो जीरो कोड हमें दिया गया है इसका मकसद क्या है, तो जीरो कोड जहाँ पे भी आए आपने एक चीज़ मद्देनज़र रखनी है, एफ़, ठीक है। क्या चीज़ मद्देनज़र रखनी है, एफ़। एक तो होता है फैक्टोरियल वाला, ठीक है, जिसमें हमने नंबर ऑफ़ फैक्टोरियल मालूम करने होते हैं। एक होता है हमारे पास यहाँ पे आपको बताया गया है पूरा, ठीक है। जीरो कोड के अंदर हमारे पास अगर ये वाला हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ फाइंड मैक्स,
ठीक है, नाम से ज़ाहिर कर रहा है। फाइंड मतलब तलाश करना, मैक्स मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम नंबर फ्रॉम अ लिस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास जो जीरो कोड दिए गए ना, इसका पूरा जो मतलब है वो क्या है, फाइंडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट से हमने मैक्सिमम जो नंबर होगा उसको फाइंड करना है। बी ऑप्शन राइट है इसका। ठीक है, उसके बाद है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एट्रीब्यूट रेफर्स टू। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज का जो एट्रीब्यूट है वो रेफर करता है, किस चीज़ को रेफर करता है? बेसिकली जो पहले फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस होती थी वो सिर्फ एक मशीन पे वर्क करती थी, वो दूसरे में नहीं चल सकती थी। इसकी एग्जांपल मैं सिंपल देता होता हूँ कि जो विंडो है ना, फॉर एग्जांपल आपकी विंडो 7 है, तो वो एक ही पीसी के अंदर चल सकती थी, दूसरे में वो चल ही नहीं सकती थी। तो ये पार्टिकुलर एट्रीब्यूट था फर्स्ट जनरेशन का। लेकिन अभी चूँकि थर्ड जनरेशन आ चुकी है, तो इसका जो पार्टिकुलर एट्रीब्यूट्स है वो ये है कि ये हर मशीन के अंदर वर्क कर सकती है। जैसे कि आप एक कंप्यूटर से कोई चीज़ दूसरे कंप्यूटर में भी चला सकते हो, सेम। तो ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेज होती है, और इसकी एग्जांपल आप सिंपल विंडो की रख सकते हो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सिंपल वर्डिंग में। ठीक है, उसके बाद है ऑलवेज राइट अ जीरो कोड इन मैनर। ऑलवेज राइट अ जीरो कोड इन मैनर, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि हमने जीरो कोड को अनअम्बिगस एंड एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स के अंदर लिखना होता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट। उसके बाद अगेन हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन द प्रोवाइडेड जीरो कोड व्हाट इज द रूल ऑफ द करंट वेरिएबल। अब यहाँ पे हमने देखा है, उन्होंने पूछा है जो करंट वेरिएबल है उसका मकसद क्या है। तो करंट वेरिएबल आपको यहाँ पे शो होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, करंट इज द इक्वल टू सेकंड नंबर इन द लिस्ट। ठीक है, अब इसका जो पर्पज़ है वो आप सुन लें। सिंपल करंट का मान ही क्या होता है कि जो अभी वैल्यू एग्जीक्यूट हो रही हो, ठीक है, इट स्टोर्स द करंट वैल्यू बी कंपेयर। ठीक है, जो अभी करंट वैल्यू कंपेयर की जा रही है उसको ये स्टोर करती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारे पास ये राइट है। ये बिल्कुल ना मैं हैंड आउट से देख के लगाए हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, मैं कंफर्म कर करके लगाए हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन। अभी दो तरह की कीज़ होती हैं, एक पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है। जो प्राइवेट होती है वो सिर्फ और सिर्फ जो मेन डेवलपर होता है उसके पास होती है, यूज़र के पास नहीं होती। ठीक है, लेकिन जो पब्लिक की इंक्रिप्शन होती है वो दोनों यानी कि पूरे पब्लिक के पास भी होती है, और जो बनाने वाला होता है उस सॉफ्टवेयर को उसके पास भी होती है। मेरी बात गौर से सुने, अभी कोई ऐप है उसको लॉन्च किया गया है प्ले स्टोर पर, तो उसको अगर आप अपना बनाना चाहते हो तो आप नहीं बना सकोगे। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्राइवेट की है वो उसके डेवलपर के पास है और आपके पास वो नहीं है। लेकिन पब्लिक की एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके पास भी होती है। ठीक है, आपके पास भी होती है। तो इसका मेन पर्पस होता क्या है? तो इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ये होती है कि द यूज़ ऑफ टू कीज़ फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टू कीज़ फॉर इंक्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन के लिए ये वहाँ पे यूज़ कर रही जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोग्रामिंग। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर प्रोग्रामिंग जो होता है, ठीक है, इसका पर्पस होता क्या? अभी असाइनमेंट ऑपरेटर मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं यहाँ पे छोटा सा कर देता हूँ। ये एक नुक्ता होता है, ठीक है, ये इसको मैं मोटा कर लूँ नुक्ते को, ठीक है ये, ठीक है, और इसके नीचे होता है कॉमा। ठीक है, जैसे हम आप कह सकते हो कि एक होता है सेमी कोलॉन्स। ठीक है, उसी तरह। तो इसका पर्पस बेसिकली प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है कि इट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ये क्या कहता है? वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा होता है। समझ आ रही है? ठीक है, डी ऑप्शन राइट। उसके बाद क्वेश्चन 8 है कि बाइनरी सर्च एल्गोरिदम यूजेस। बाइनरी सर्च एल्गोरिदम क्या यूज़ करता है? डिवाइड एंड कंक्योर मेथड। डिवाइड एंड कंक्योर मेथड आपको एंड्रॉइड्स में मिल जाता है। डी ऑप्शन इसका राइट है। ये उस मेथड को यूज़ करता है और उसी मेथड के ऊपर चलता है। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, सॉरी तो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन हम पहले भी देख चुके हैं, अगेन रिपीट हुआ है कि एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ अनअम्बिगस एंड एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 10 में देखें, सिंपल सा उन्होंने हमें ये पूछा है कि व्हाट डज द वेरिएबल एफ रिप्रेजेंट्स इन जीरो कोड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जीरो कोड के अंदर जो एफ होता है वो क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा होता है। तो जीरो कोड के अंदर जो एफ होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है फैक्टोरियल ऑफ द नंबर्स। फैक्टोरियल ऑफ द नंबर्स, डी ऑप्शन राइट है हमारे पास। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन है। उन्होंने हमें ये पूछा है कि एन अल्टर्स द एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम। कौन सी चीज़ है जो प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होती है, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस का मतलब ये है कि प्रोग्राम जो है वो किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है, किस तरह से वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उसकी अल्टर्स करने की जो चीज़ है वो क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट है। ये क्या करता है, जो उसकी सीक्वेंस होता है उसको चेंज कर देता है। बी ऑप्शन हमारे पास राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि व्हाट इज द डिजिटल सिग्नेचर और इन द कंटेक्स्ट ऑफ, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक की इंक्रिप्शन, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर जो होता है उसका पब्लिक की इंक्रिप्शन के अंदर क्या रूल होता है, तो इट इज़ एन अथेंटिक मार्क ऑन द मैसेज प्रोड्यूसड इन द प्राइवेट की। तो ये बेसिकली सिग्नेचर का मतलब ये होता है कि ये अथेंटिसिटी जो शो होती है ना पब्लिक प्राइवेट की वो शो कर रहा होता है हमारे मैसेज के ऊपर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है कि इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस व्हाट इज द इक्विवेलेंट टर्म फॉर एन एक्टिवेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंकरेंट प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे आपने दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, इसके अंदर जब भी हम एक्टिवेशन की इक्विवेलेंट टर्म यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं थ्रेड, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, थ्रेड, सी ऑप्शन। लेकिन अगर हमारे पास ADA का ऑप्शन हो, यानी कि यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग की जगह पे हमारे पास लैंग्वेज हो ADA, तो उसके लिए जो हम इक्विवेलेंट टर्म यूज़ करते हैं वो होती है टास्क, ठीक है। लेकिन क्यों, चूँकि यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामिंग है जावा, तो उसके लिए हम थ्रेड यूज़ कर रहे हैं। वो आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों क्विज़ एक ही लाइन के अंदर हैं और आपको आ सकते हैं, ठीक है, और वो आता है क्विज़, ठीक है। उसके बाद है इन द डिक्लेरेटिव पैराडियम व्हाट डज प्रोग्राम फोकस ऑन व्हेन प्रेजेंटेड विद द प्रॉब्लम। डिक्लेरेटिव पैराडियम के अंदर जब एक प्रोग्राम फोकस करता है किस पर, जब वो प्रेजेंट कर रहा होता है एक प्रॉब्लम को, तो वो बेसिकली उस प्रॉब्लम का जो प्रिसाइज स्टेटमेंट होता है उसको डेवलप करता है, ठीक है। डिक्लेरेटिव का मतलब होता है डिक्लेयर करना, सॉल्व नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, जो प्रॉब्लम होती है ना उसको डिक्लेयर कर देता है, एक प्रिसाइज स्टेटमेंट दे देता है कि जनाब आपके अंदर ये मसला है, बस इतना डिक्लेयर कर देता है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि एक डॉक्टर पेशेंट को बता देता है कि आपको ये फलां मर्ज है, बस इतना, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इज़ अ पैकेजिंग कंटेनिंग पार्टी नेम्स एंड दैट पार्टी पब्लिक की, ठीक है। बेसिकली जो पब्लिक की होती है, पार्टी होती है, उसका और उसकी जो नेम होता है वो क्या होता है, वो बेसिकली सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। वो बेसिकली क्या होता है, सर्टिफिकेट होता है, जिस पर क्या होता है, जो पार्टी नेम होता है, यानी कि ये फलां बंदे की है, ठीक है, सर्टिफिकेट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेटमेंट। हमारे पास एक डिफाइंड फाइंड मैक्सिमम वैल्यू के लिए जीरो कोड दिया गया है और इसके अंदर हमने ये देखना है कि इसकी नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी। तो बेसिकली इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो है इफ़ इनटू मैक्सिमम इज स्मॉलर देन करंट, और इसके साथ जो आगे नेक्स्ट आती है वो ये है। तो फिलहाल हमें डी वाला ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे बेस्ट सूट करता है और डी ऑप्शन जो है ना वो इसका राइट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू हैंड आउट्स में सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है जीरो कोड में, ठीक है। उसके बाद है कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोवाइडर जीरो कोड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टेटमेंट काउंट 3। तो बेसिकली अब जीरो कोड दिया गया, इसमें काउंट 3 की हमारे पास एक स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्रेटिंग्स है और नीचे काउंट 3 है और नीचे है व्हाइल काउंट इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे जो काउंट 3 है इसका पर्पस आपको पता है कि क्या होगा, यानी कि जो ग्रेटिंग है उसको 3 दफ़ा काउंट करना है। तो बेसिकली क्या होता है इसका पर्पस, अगर आप जीरो कोड के अंदर देखो तो इट इनिशिएट अ काउंटर, ठीक है, इन काउंटर नहीं काउंटर, ठीक है, यानी कि काउंट स्टेट करता है कि इसके इतनी दफ़ा चीज़ जो है ना उसको एग्जीक्यूट करवाना है, काउंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 8 है कि व्हाट डज द मॉडिफिकेशन स्टेप इन लूप कंट्रोल अकॉम्प्लिश। लूप कंट्रोल अकॉम्प्लिश के अंदर जो मॉडिफिकेशन स्टेप होता है वो क्या होता है। मॉडिफिकेशन स्टेप जो बेसिकली होता है वो क्या करता है, मूव्स द कंडीशन टुवर्ड द टर्मिनेशन कंडीशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन में वो क्या करता है, जो कंडीशन होती है उसको मूव करता है ताकि वो टर्मिनेशन कंडीशन की तरफ जा सके, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन 9 है ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर्स मल्टीपल सीपीयू कोर्स, ठीक है। ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको मल्टीपल सीपीयू कोर्स की ज़रूरत होती है। डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैव अडॉप्टेड एंड पब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स फॉर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू एड्रेस द लैक ऑफ एग्रीमेंट ऑन लैंग्वेज डेफिनेशंस। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने स्टैंडर्ड्स और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एड्रेस करने के लिए एग्रीमेंट्स बनाए थे, लैंग्वेज डेफिनेशंस बनाई थी। तो वो हमारे पास है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन,
ठीक है, ये इन दोनों के मुखफ़फ़ भी दिए हुए हैं साथ, और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है, पब्लिश किए थे। उसके बाद लास्ट क्विज़ है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ज़ीडो कोड, देयर आर इटरेशन इन फॉलोइंग ज़ीडो कोड। देखिए इटरेशन मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको वो ये बोले कि इसमें जो ज़ीडो कोड है वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करेगा, तो आपने वहील के आगे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है आई इज़ स्मॉलर इक्वल टू 7, तो इस चीज़ को आपने देखा। अगर यहाँ पे 5 है तो इसकी वैल्यू जो राइट आएगी वो 5 आएगी, अगर यहाँ पे 7 है तो 7 आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है इसी के इक्वल ही एग्जीक्यूट होगा। अगर इससे ज़्यादा एग्जीक्यूट करता है तो वहीं पे पूरा ज़ीरो कोड टर्मिनेट हो जाएगा, आगे कोई प्रोसेस नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 2 है, व्हाट माइट बी ट्रू अबाउट द वैल्यू ऑफ फाइंडिंग अ रिलेटेड प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके लिए जो ट्रू है वो क्या है, इट डिवेल्प्स जनरल एल्गोरिदम, ठीक है। प्रॉब्लम के अंदर जो रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक चीज़ बनाई जाती है, वो क्या होती है कि उसको हम डिवेल्प करते हैं एक जनरल एल्गोरिदम, जो हमें पता लगे कि इस प्रॉब्लम को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाता हूँ, मिक्स हो रहा है। आपको पता चल गया कि आपके पास ये प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे? आप सबसे पहले उसका सलूशन निकालोगे और बना लोगे अपनी माइंड में कि यार इस प्रॉब्लम को ना मैं इस तरह से सॉल्व कर सकता हूँ। तो जो आप कर सकते हो ना, तो वो ही आप का राइट आंसर है, यानी कि इट हेल्प्स डिवेल्प जनरल एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब क्या है कि एक स्टेप होता है, यानी कि एक काम होता है जो आपने करना होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विच काइंड ऑफ सर्वर वर्क, विच काइंड ऑफ सर्वर वर्क्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कौन सा सर्वर वर्क करता है, तो ये प्रॉक्सी सर्वर होता है बेसिकली। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसका क्या है, राइट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कंडीशन ट्रिगर्स डिटर्मिनेशन ऑफ द सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम एज अ फेलियर एन एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नेम्स, ठीक है। तो कौन सी कंडीशन है जो टर्मिनेशन को ट्रिगर करती है इन सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम एज अ फेलियर एज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नेम्स। अगर ऑर्डर लिस्ट ऑफ नेम्स दिए गए हों तो उसमें कौन सी चीज़ होगी जो सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम की टर्मिनेशन को ट्रिगर करेगी। तो ये हमारे पास आएगा रीचिंग अ नेम ग्रेटर देन अ टारगेट नेम, ठीक है। रीचिंग अ नेम ग्रेटर देन टारगेट नेम, जो टारगेट नेम था हमारे पास उसको वो हमें नहीं मिला, लेकिन उसका जो ग्रेटर देन नेम है वो हमें मिल गया, तो उससे क्या होगा, हम वो लगा लेंगे, लेकिन वो सिक्वेंशियल सर्च एल्गोरिदम को टर्मिनेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच अ स्मॉल रिक्वेस्ट इज इनिशियली मेड एंड डिटेल्ड सॉल्यूशन इज द शेयर्ड लेटर। यानी कि कौन सी टर्म्स है जिसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल रिक्वेस्ट सबसे पहले बना लेते हैं, लेकिन उसका जो डिटेल सॉल्यूशन होता है वो बाद में शेयर करते हैं, तो वो होता है फुट इन द डोर टेक्निक। फुट इन द डोर टेक्निक यानी कि आप किसी भी प्रॉब्लम के अंदर स्टक हो गए हो, तो सबसे पहले आप उसका एक छोटा सा रिक्वेस्ट इनिशियलाइज करोगे, यानी कि उसका बनाओगे कि यार ये इससे निकलना कैसे है, फिर आप उसका सलूशन निकालोगे, फिर आप उस पर वर्क करोगे, ठीक है। इस तरह से होता है ये काम सारा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 6 है हमारे पास, ये देखें अगेन जो मैंने आपको बोला था कि आएगा, तो इसमें ये क्या है कि हमारे पास जो स्टूडेंट है ना उसकी जो CGPA वो कितनी है, 2.5 है। अभी जो हमारे पास कंडीशन CGPA वो कितनी है, 3 है। 3 से अगर ज़्यादा होगी तो हम देंगे स्कॉलरशिप, नहीं होगी तो नहीं देंगे। तो जनाब जो हमारा स्टूडेंट है वो नालायक है, उसकी जो CGPA वो 2.5 है, तो हम क्या करेंगे, उसको सॉरी बोलेंगे कि सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। अच्छा मज़े की बात है, जितनी भी अभी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप थी ना और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप थी, उनकी लिस्ट आएगी, ठीक है। अभी आएगी, जैसे ही फाइनल की डेट शीट नज़दीक आती ना, तो तब आएगी मिड के रिजल्ट के बाद। उसके बाद है कि व्हाट इज़ द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। तो इस फॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है एल्गोरिदम की, इट इज़ एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ अम्बिगस एंड एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स, ठीक है। अम्बिगस और एग्जीक्यूटेबल स्टेप्स का एक ऑर्डर्ड सेट होता है जिसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इन द कंटेक्स्ट ऑफ लूप स्ट्रक्चर विच पार्ट इज रिकॉर्ड द बॉडी ऑफ द लूप। लूप स्ट्रक्चर के अंदर किस चीज़ को हम बॉडी ऑफ द लूप बोलते हैं, द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, ठीक है। यानी कि इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन जो कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं रिपीटेटिवली, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ द लूप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है इन द एल्गोरिदम रिप्रेजेंटेशन व्हाट डज द टर्म सिंटैक्स रेफर्स टू द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिमिटिव्स, ठीक है। सिंटैक्स जो है वो किस चीज़ को रेफर कर रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रिमिटिव्स, तो इट इज़ एन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रिमिटिव, ठीक है। जो सिंटैक्स है बेसिकली सिंटैक्स ये क्या करता है, किस चीज़ को जाहिर करता है, ये जाहिर करता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ
ऑफ द प्रिमिटिव, ठीक है, उसको सिंबल के अंदर लिखने की जो चीज़ होती है उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक, और इसको फुल नेम जो वहाँ पे यूज़ हो रहा है वो सिंटैक्स है। उसके बाद क्वेश्चन 10 है, फॉर कंट्रोलिंग वेंडलिज्म ओवर नेटवर्क कनेक्शंस, अ प्राइमरी प्रिवेंशन टेक्निक टू फिल्टर आउट द ट्रैफिक पासिंग थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, वेंडलिज्म कंट्रोलिंग में जो नेटवर्क कनेक्शंस के अंदर हो रहे होते हैं तो हमारे पास एक प्रिवेंशन टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं पासिंग ट्रैफिक थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। ठीक है, इसके लिए हम बेसिकली यूज़ करते हैं फायरवॉल। आपने पता जब भी आप क्विज़ अटेम्प्ट करते हो तो आपको आता है क्विज़ फेयरवॉल। जो फेयरवॉल का वहाँ पे मकसद है वो ये है कि आपके वो क्रोम के अंदर जितनी भी एक्सटेंशंस लगी हुई है ना उनको फ़िल्टर आउट कर दे और उनको निकाल दे और बस वो खुद ही रहे। तो इसको बोलते हैं फायरवॉल, यानी कि कोई थर्ड पार्टी इंक्लूड ना हो, इसको फायरवॉल का नाम दिया गया है। ठीक है, और आप अगर क्रोम के अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करते हो, या माइक्रोसॉफ्ट एज आपको मोबाइल की एप्लीकेशन में भी मिल जाता है प्ले स्टोर से, उसमें आपको फायरफॉक्स मोज़िला के नेम से मिल जाता है, वो यूज़ कर लिया करो, उसमें आपको किसी एक्सटेंशन के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अभी गौर से सुने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेहनत अच्छी लगी, लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते नेक्स्ट वीडियोज़ में, अपना ख्याल रखना है और अपने प्यारों का भी। अल्लाह हाफिज़।